हेलो माय डियर फ्रेंड, शिक्षक एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा शिक्षक एग्ज़ाम जो चैनल है उस पर मैं आपको बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर देख ही रहे हैं। बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर 1 to 5 जनरल स्टडी, ये सीट 4 नंबर लेकर आया हूँ। सीट 4 किसका है? ये है प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म नहीं, हाँ प्लेटफॉर्म भाई नवीन कुमार। और मैं इसमें देख रहा हूँ कि आपका कितना तैयारी है, कितना आप जवाब दे पा रहे हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A लागू हुआ। भारतीय संविधान 51 लागू हुआ। कह रहा है 10 मार्च 1979 से 3 जनवरी 1977 से 11 मार्च 1980 से, उसमें से कोई से अधिक नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 जनवरी 1977 से। अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान के राज नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में इसमें कौन सा कथन सही है? इसे सोवियत संघ से लिया गया। इस संविधान भाग 2 में है। संविधान के नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। दूसरे एक साथ कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह एकदम इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी ये संविधान के नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। इसे भाग 3 में रखा गया। अरे भाग 2 में जो है वो क्या है? नागरिकता है। क्या चीज़ है? नागरिकता है। भाग 3 में जो है यानी मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। कह रहा है कि भाग 2 में, यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा। कह रहा है भाग 2 का बात करते हैं तो इसमें जो है नागरिकता है। भाग 3 का बात करते हैं तो इसमें है मौलिक अधिकार है। और भाग 4 का जब बात करते हैं तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। जो राज्य जो है राज्यों को यानी कल्याणकारी के लिए ये सुविधा प्रदान करेगा, इसके लिए है। कह रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा संविधान के नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करता है वह ऐसी असंगत की सीमा तक शून्य होगी। यह अनुच्छेद आपका 13 में है। का किस में है? अनुच्छेद 13, 14, 15, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 13 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 13। अनुच्छेद 13 हो जाएगा, यानी ए नंबर होगा। कौन नंबर होगा? ए नंबर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 जो है समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 जो है यानी किसी के जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 चल रहा है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन गलत है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी HDI के घटकों में से एक है। कह रहा है HDI शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है। यही कथन गलत हो जाएगा। सी जो होगा वह गलत होगा, यानी जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक का महत्व घटक नहीं है। मानव विकास सूचकांक घटक देखिए 20 को जब जांच करता है तो ये न्यूनतम आयु को 20 साल का लेता है, यानी इतना, और ऊपर आयु 83.577 साल के व्यक्ति को, इतना के बीच जो है ये विकास के गणना को करता है। अगला सवाल चलते हैं 37 नंबर में। कह रहा है कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर है? महाजलप्रपात है शरावती, नर्मदा, तुंगभद्रा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर शरावती। क्या हो जाएगा? शरावती हो जाएगा। सुनिएगा आप ध्यान से। शरावती नदी में जो है ये स्थित कहाँ है? कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? शरावती जो है कर्नाटक के शिमोगा जिला में, शिमोगा लिखेंगे समय लगेगा, शिमोगा जिला में स्थित है। कह रहा है कि इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई जो है 253 मीटर से, शरावती का जो ऊंचाई है 253 मीटर, इसी को हम कह सकते हैं 829 फीट कह सकते हैं। FT है, फिट कह सकते हैं। और इसका औसत चौड़ाई जो दिया है, औसत चौड़ाई यानी एवरेज वेस दिया है 472 मीटर दिया है। चलिए अब है
कर है कुछ जलप्रपात दिए हैं, कुछ नदियाँ दिया है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, होगेन कल जलप्रपात कावेरी नदी पर है, इसी तरह सब दिया है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, इन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, चेन्नई। अगला सवाल कर रहा है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण में ITCZ क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ हवा नीचे की ओर बहती है, विषुवत पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, उच्च वार्षिक वर्षा वाला एक क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी बी नंबर हो जाएगा विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जिसको ITCZ कहते हैं। ITCZ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसका हिंदी में नाम होता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ विषुवत वृत्त पर निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है। कह रहा है कि गंगा के मैदान में जुलाई के महीने में ITCZ जो है गंगा के क्षेत्र में जो है जुलाई के महीना में 20 डिग्री से लेकर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास हो जाता है। उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री से 25 डिग्री तक हो जाता है। अगला सवाल कहते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ ऋतु में बोई जाती है? तो होगा कपास। क्या होगा? कपास। क्या होगा? कपास होगा। एक मिनट, एक मिनट, देख लीजिएगा थोड़ा। कपास होगा। क्या होगा? कपास होगा। अब देखिए, गेहूँ रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, कपास, धान, सोयाबीन, ये सब क्या है? आपका खरीफ फसल है। कह रहा है कि खरीफ फसल में आ गया धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास इत्यादि है। खैर रबी फसल अक्टूबर महीने में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट जाती है। रबी फसल में हो गया गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई आदि। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है मैथ का है। निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात की, बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बन जाएगा, लेकिन हम मैथ की जो है दूसरे स्लाइड जब लेकर आएंगे तो उसमें मैथ आपको बताएंगे। ये सब मैथ है, आपको मैथ का स्लाइड दूसरा लेकर आएंगे। चलिए आइए, अभी हम लोग GK GS देख रहे हैं। चलिए, ये सवाल जो है 51 से शुरू होता है। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया? विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड मैकाले ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। किसने शुरू किया था? विलियम बेंटिक। कह रहा है कि विलियम बेंटिक ने ही यानी जो है अंग्रेजी का आरंभ किया था, यानी पढ़ाई को जो है प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी शुरू किया था। कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेजी शिक्षा को लागू कब किया था? तो 7 मार्च 1835 को, 7 मार्च 1835 को लागू कर दिया था। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक किसे माना जाता है? अंग्रेजी शिक्षा को, ये लॉर्ड मैकाले है ना, इसको अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, ये लॉर्ड मैकाले को। ठीक है।
कह रहा है कि अब है अंग्रेजी शिक्षा के जो ज्ञान है इसको अनिवार्य किसने किया? तो अनिवार्य किया था गधावा एगो जो आया था लेणवा, ठीक है, ये लागू किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड जो है ऑकलैंड से, ये सबको लग रहा था ना कि हमारे बाप का घर है, जॉन मर्जी सो शुरू कर रहा था सर। लॉर्ड ऑकलैंड था, ऑकलैंड था जिसने अनिवार्य कर दिया, बारी तुम्हारे बाप का संपत्ति है, घर है, जो अनिवार्य कर रहा था। अगला नंबर सवाल कर रहे हैं 52 नंबर, या नंबर कट गया है, आप दे दीजिएगा। 52 नंबर सवाल है, जहाँ केवल 52 नंबर सवाल है, 52 2 है, जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा को रक्षा करने के लिए हथियार का सहारा ले। यह कथन किसका है? जहाँ केवल कायरता, डरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को न देखा जाए, बल्कि क्या हथियार का कदम उठाया जाए। हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, यानी ये कौन थे? तो ये बोलने वाले कौन थे? रक्षा हथियार का सहारा ले, ये कथन महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। गांधी जी ने अस्त्र शस्त्र, असत्य, अहिंसा, असहयोग, अवज्ञा, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, उपवास आदि किए, ठीक है। गांधी जी सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते थे? सत्य और अहिंसा को। गांधी जी महत्व देते थे, 1 मिनट, सत्य और अहिंसा को महत्व देते थे, सत्य और अहिंसा को, यानी सच्चा बोलो, कोई हिंसा न करो, ये गांधी जी चाहते थे, ठीक है। गांधी जी अहिंसा को कायर का हथियार नहीं मानकर शक्तिशाली का हथियार माना। गांधी जी अहिंसा को कायर का हथियार नहीं माना, कायर का हथियार नहीं मानकर शक्तिशाली का हथियार माना। कहा कि कायरता अहिंसा सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है, बिना हिंसा का कोई काम किया जाए। गांधी जी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, लेकिन जाति प्रथा और छुआछूत के विरोधी थे। गांधी जी जाति और छुआछूत के विरोधी थे, जाति और छुआछूत के विरोधी थे। कहा जाता है जिस तरह महात्मा थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए खड़े थे, आवाज़ उठाते थे, सेम उसी प्रकार महात्मा गांधी ने उनके लिए हरिजन पत्रिका, उनके लिए हरिजन अखबार थी, और न जाने बहुत सारे उनके लिए उपवास वगैरह रखकर उनके उत्थान पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलते हैं। अगला सवाल 53 नंबर सवाल कह रहा है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक कह रहा है युगांतर, 1 मिनट, युगांतर। तो युगांतर भगत सिंह यहाँ दिया, नौजवान सभा, युगांतर, नौजवान सभा, भारतीय सुधार समिति, दलित उदार, भगत सिंह, भाई नौरोजी, बरिंदरनाथ घोष, स्वामी श्रद्धानंद। तो देखते हैं युगांतर को जो इति करने वाले हैं, पत्रिका को लिखने वाले हैं, वो 3 हो जाएगा, बरिंद्रनाथ। युगांतर को जो है वो हो जाएगा बरिंद्रनाथ घोष, सॉरी युगांतर से हो जाएगा नौजवान सभा। नौजवान सभा जो है ये आपका है भगत सिंह का, इसका है भगत सिंह का है। सी नंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति हो जाएगा दादा भाई नौरोजी का। भारतीय सुधार समिति किसका है? दादा भाई नौरोजी का। फिर दलित उधार सभा, दलित उधार सभा जो हो जाएगा ये स्वामी श्रद्धानंद का ही रह जाएगा। यानी आपका आंसर होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, सी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं 54 नंबर। 1923 में चिदन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था?
चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, चुनाव का विरोध करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, उपयुक्त में से एक सदी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना चाहते थे। अब बता दें आपको 1923 का जो स्वराज पार्टी बनी कैसे थी। तो महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे तो उसी से ये लोग नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किए, लोग स्वराज पार्टी का स्थापना की। चित्तरंजन दास उसका अध्यक्ष रहे और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव बने थे। ठीक है, इस तरह से अगला नंबर सवाल आ रहा है 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार ऑप्शन ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया गया। गलत है। क्या है? गलत है। इसका कोई विचारधारा नहीं था। ठीक है, कह रहा है कोई विचारधारा नहीं था। बी नंबर कह रहा है कि हरिजन के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्र द्वारा तय हुआ। हाँ, ये सही है। महात्मा गांधी जो थे इसलिए नाराज थे कि अंग्रेज़ों ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र तय किया था, लेकिन महात्मा गांधी कह रहे थे कि हिंदुओं से अलग कर रहे हैं, इसीलिए महात्मा गांधी इसके लिए अनशन पर बैठे थे और पूना पैक्ट हुआ, यानी पूना समझौता हुआ महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। कह रहे हिंदू और मुसलमानों ने अपने मतभेद को समाप्त कर दिया। ये भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वह 56वां होता है। 56वां क्वेश्चन जो है, भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? कह रहा है कि अब कुछ और सवाल, एक मिनट, कुछ सवाल इसमें आपको और बता दूं 1932 के पैक्ट के वजह से कि 1932 का पूना समझौता हुआ कब, तारीख उसका साथ में तो 24 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर को हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी किस जेल में थे जब ये चीज़ होता? तो यरवदा जेल में। कौन में थे? यरवदा जेल। कोई कोई यरवदा भी कहता है, यरवदा जेल, यरवदा जेल जो भी कह लीजिए, उस जेल में महात्मा गांधी भर्ती थे। ठीक है, पूना पैक्ट पर सुनिए, और एमजी राजा जैसे हरिजनों को समर्थन प्राप्त था। कर इस पूना पैक्ट जो समझौता हुआ इसमें समर्थन कौन किया था? तो वो थे एमसी राजा। किसका नाम था? एमसी राजा। पूरा नाम होगा लेकिन एमसी राजा याद रखिएगा। उन्होंने हरिजन के लिए जगह का आरक्षण के साथ ही निर्वाचन मंडल का इच्छा जाहिर की थी। कह रहा है कि दलितों को, अब पूना पैक्ट जब हुआ तो महात्मा गांधी ने दलितों को 11% के जगह पर अब 18% पर चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया। कितने पर? 11% के, यानी पहले वो लोग 71 सीट पर चुनाव लड़ सकते थे। कितने सीट पर? 71 पर। लेकिन उसके स्थान पर महात्मा गांधी ने दलितों को 147 सीट पर चुनाव लड़ने का को समर्थन किया। महात्मा गांधी छुआछूत निवारण करने के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना किए थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। फिर ये सब अखिल ज़्यादातर बोल रहे हैं, लिखेंगे तो समय लगेगा। ऐसे भी अखिल भारतीय हरिजन संघ की थी। क्या? हरिजन और हरिजन बंधु नामक समाचार पत्र भी गांधी जी ने निकाला गया। कौन कौन? हरिजन और हरिजन बंधु। हरिजन और हरिजन बंधु, एक मिनट, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन और हरिजन बंधु। ठीक है, हरिजन, एक मिनट, ये हम लोग पढ़ रहे थे 1932 वाला। कह रहा है कि हरिजन और हरिजन बंधु, हरिजन और हरिजन बंधु, नोट करते चलिएगा, यानी नोट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हरिजन बंधु यानी उन्होंने समाचार पत्रों को प्रकाशित किया। अब 56 नंबर सवाल देखते हैं। 56 नंबर सवाल कह रहा है, 56 नंबर सवाल, भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन ए है मद्रास में, मसूलीपट्टनम में, सूरत में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सूरत में। सी नंबर होगा, सी नंबर। कहाँ होगा? सी नंबर। ऑप्शन होगा सी नंबर, सूरत में। अब बात करते हैं सूरत में कारखाना इन्होंने कब लगाया था?
प्रथम कारखाना इनका कहाँ था? सूरत में था। अब सवाल है, एक बार नोट कर लीजिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी जो कहाँ थी? वह सूरत में थी। कहाँ थी? अब बात आता है कि आखिर सूरत में किसने बैठाया था? तो 1608 में। कितने में बैठा था? 1608 में स्थापित हुआ। कह रहा है बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के आदेश पर हुगली में कंपनी को प्रथम कारखाना बंगाल में खोला गया था। उस समय के जो राजा थे शाह शुजा, उनके इथी पर फिर इस कंपनी को बंगाल में भी खोला गया, हुगली नदी के किनारे। और इसको स्थापित किया गया 1651 में। कब स्थापित किया गया था? 1651 में। 1651 में हुगली नदी के किनारे खोला गया था। और प्रथम तो कारखाना 1608 में सूरत में लगाया गया था। हुगली की नदी 1651 में लगाया गया था। कह रहे कि 1612 में स्वापल्ली के युद्ध के बाद नियमित रूप से कार्यरत हुआ। यानी कौन? 1608 में जो कंपनी लगाया गया था सूरत में, और 1608 से काम नहीं कर रहा है। 1612 में एक युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध या स्वापल्ली का युद्ध। उस युद्ध के बाद इसका कार्यरत हुआ, काम करना शुरू किया था। तो चलिए उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करता है आपसे, अरे 58 क्वेश्चन देखिएगा, 1 मिनट। 58 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? चंपारण, अहमदाबाद, खिलाफत आंदोलन, जिसमें एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद 1918 में। 1918 में। सुनिए बात क्या है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के इनको आमंत्रित दिए थे। लखनऊ अधिवेशन से आए। लखनऊ अधिवेशन 1916 में दावत देने गए थे और उनको वहाँ से लेकर आए। तीन कठिया व्यवस्था थी, नील की खेती होती थी, किसान बेवश थे। अहमदाबाद जो सत्याग्रह हुआ ये 1918 में, इस पर महात्मा गांधी भूख हड़ताल बैठे थे। ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठे थे क्योंकि मिल मालिक और मजदूर में प्लेग बोनस को लेकर हड़ताल चला था। यानी प्लेग का महामारी आया था उस समय, और मिल मालिक जो थे वो मजदूर को यानी बोनस देने से मना कर दिए थे, बोनस देने से कट रहे थे। तो 35% जब महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया, मजदूरों को साथ दिए, तब मिल मालिकों ने 35% आरक्षण देने का क्या किया, यानी जताया कि हम 35% आरक्षण देंगे। अब सवाल खिलाफत आंदोलन जानते हैं आप 1919-20 में है, जो तुर्की पर ब्रिटिश ने जब आधिपत्य जमा लिया तो वहाँ के जो मुसलमानों के धर्मगुरु खलीफा हुआ करते थे, उन खलीफा को हटाकर ऑटोमन समाज की स्थापना करना चाहता था। इसीलिए भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे, जिसके नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। और ये इसलिए किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम को एकजुट किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, बेबल योजना आया था, इनमें से इनमें से कोई नहीं। तो 2 था, एक है क्रिप्स मिशन, एक है कैबिनेट। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। देखिए ये क्रिप्स मिशन जो है ना, क्रिप्स मिशन ये आया था 1942 में, और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। सफल कोई नहीं रहा। ठीक है, इसमें 3 महत्व बात कही गई थी। जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसमें 3 बात कही गई थी। एक बात नंबर 1 कही गई थी कि अंतरिम सरकार की गठन किया जाए, अंतरिम सरकार गठन, यानी ये भी चलेंगे और सरकारें भी चलेंगे अपना। दूसरा, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया। ये क्या कि अंतरिम सरकार को मतलब ऐसी दे दिया कि अंतरिम सरकार चला सकते हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान के लोग अलग पाकिस्तान का मांग कर रहे थे, इसका उन्होंने क्या किया,
यानी पाकिस्तान के लोग जो अलग मांग कर रहे थे उनकी बातों को नहीं माना और अस्वीकार कर दिया। तीसरा हुआ ठीक है, तो ये कर दिया था संविधान सभा का गठन। अब देखिए 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था वह यानी संविधान सभा का गठन भी शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्नीस सौ 46 का संविधान सभा का गठन कर दिया था। कहता साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को सृजन किया गया। बेबल योजना जून 1945 लाया गया था। सुनिए, अब एक इसके साथ एक चीज़ और लाया गया था, बेवल योजना ये लाया गया था 1945 में। 1945 में कब लाया गया था? 1945 में लाया गया था। अब अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर। कह रहा 59 नंबर सवाल है, चलिए चलिए 59 नंबर सवाल कह रहा है उन्नीस सौ इक्कीस में एडविन लुटियंस ने इनमें से 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें किसका निर्माण कराया था? गेटवे ऑफ इंडिया का, विक्टोरिया मेमोरियल्स का, इंडिया गेट का। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट का, यानी किसने आविष्कार किया था? इंडिया गेट का। 1921 में एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज बिटेट थे। अब यह इंडिया गेट, लेकिन इंडिया गेट हो गया। गेटवे ऑफ इंडिया के थी कौन थे? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो थे वह थे जॉर्ज बिटेट। कौन थे? जॉर्ज बिटेट थे। चलिए अब बात हम करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माणकर्ता कौन है? डब्ल्यू इमर्सन थे। कौन थे? डब्ल्यू इमर्सन। ठीक है, विक्टोरिया इमर्सन थे। चलिए